कांतिलाल जी की पूरी स्लेट लिखी हुई है। आप कह रहे हो डाकू है, कोई डाकू को 5-5 बार चुनाव जिताता है क्या? बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी। आखिरी चुनाव ही है उनका, इसके बाद वो प्रॉपर ही घर जमा हो जाएंगे। कांग्रेस मुगालते में है, कांग्रेस का जो वोटर है वो वोट डालने नहीं जा रहा, वो डर रहे हैं, उनकी जमीन खसक रही है, वो चुनाव हार रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वार्ता और मैं हूं जयदीप गुजर। आज हमारे साथ में जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जो है भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि पार्टी स्तर पर उनकी क्या तैयारियां चल रही है और किस प्रकार से वे लगे हुए हैं। उनकी जो सांसद प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान, उनके प्रचार प्रसार में। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक वार्ता में। किस तरह से आप तैयारियां कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? क्या पार्टी स्तर पर क्या गतिविधियां है और क्या आपका मोटिव है? कितने जो है वोटिंग परसेंट आपका बढ़ेगा बीजेपी से और किस प्रकार की तैयारियां फ़िलहाल जो है चल रही है? हमारी जो आज की तैयारी है चुनाव की दृष्टि से, भारतीय जनता पार्टी तो 12 ही महीने काम करती है, चुनाव हो या न हो तो भी पूरा काम करती है। और हमारा जो बूथ पे त्रिदेव और पंच परमेश्वर की जो हमारी व्यवस्था है संगठन की, उसकी दृष्टि से हमारा प्रत्येक बूथ पर लोग लग गए हैं। पंच परमेश्वर का जो काम है वो करना है। हमने अभी एक बार की पर्ची बांटकर एक बार हमारा प्रत्येक मतदान केंद्र पर पहुंचना हो गया है, हमारा जनसंपर्क हो गया है। हमारी प्रत्याशी जो बहन अनीता नागर सिंह चौहान है, एक वो पढ़ी लिखी और उच्च शिक्षित महिला है। और उसके बाद ऐसा नहीं लगता कि नागर सिंह, लोगों को लगता है कि नागर सिंह जी की पत्नी इसलिए टिकट मिल गया। वो भारतीय जनता पार्टी की मंडल की अध्यक्ष रही, बूथ पे उन्होंने काम किया, उसके बाद महिला मोर्चा में जिले की अध्यक्ष रही और उसके बाद लगातार 2 बार से जिला पंचायत की अध्यक्ष है। और जब इतना काम करने वाली महिला है और वो नीचे से उठ के आई है तो उसको कार्यकर्ता की भावना और मतदाताओं की भावना की जानकारी पूर्ण रूप से है। मतलब एक वो जो परिवारवाद का जो आरोप लगाया जा रहा था, ये आपका कहना है कि वो निराधार है और ये ज़मीनी रूप से जो है कार्यकर्ता है, इनका परिवारवाद से कोई लेना देना नहीं है, मंत्री पद से कोई लेना देना नहीं। एक चीज़ वो होती है परिवारवाद कि आप अपने बेटे को डायरेक्ट, मैं हूँ आज मेरे बेटे को प्रोजेक्ट कर दूँ तो वो परिवारवाद होगा। लेकिन यदि मेरा बेटा लगातार मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हुआ नीचे से ऊपर तक आएगा तो वो भी कार्य करता है। ठीक है, वो मेरा बेटा है लेकिन कार्यकर्ता तो है। एक और बात जो है वो सामने आती है कि जब सांसद, जैसे कि ये रतलाम लोकसभा से जो है वो एसटी सीट है, तो अधिकतर उम्मीदवार जो है हमेशा उम्मीदवार झाबुआ अलीराजपुर से ही चुना जाता है। और तो वो रतलाम शहर और ग्रामीण जो कि भाजपा के लिए गढ़ है, यहाँ पर किला है जहाँ से लीड लेती है भाजपा, जीतती है लोकसभा में, प्रत्याशी को जीत दिलाई है आपके भाजपा प्रत्याशी को। और यहाँ से हर बार भाजपा जीतती है, चाहे वो कांग्रेस का प्रत्याशी बने सांसद या भाजपा का। बाकी भाजपा इन 2 जगहों से अपना जो है वर्चस्व बनाए रखती है। तो कहा जाता है कि सांसद बनने के बाद इन दोनों क्षेत्र में जो कि लीड देते हैं, यहाँ पर कम ध्यान दिया जाता है प्रत्याशी द्वारा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो जो प्रत्याशी जो आपने बोला कि अपने इस क्षेत्र से, अभी जो सर्वे भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्येक प्रत्याशी का सर्वे कराती है और उस सर्वे के माध्यम से जो उचित लगता है उसको उम्मीदवार बनाती है, उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं होती है। अभी भी जो वर्तमान में जो सर्वे हुआ था उसमें रतलाम जिले की ओर से दिलीप मकवाना का नाम था, संगीता चारेल का भी था, ऐसे नाम थे। लेकिन इनसे सर्वे के अंदर ज़्यादा जो सर्वे रिपोर्ट गई है हमारे वरिष्ठ नेताओं के पास, उसमें अनीता नागर सिंह को चुना और फिर 33% महिला आरक्षण की जो घोषणा करी माननीय मोदी जी ने, उसके कारण भी जो महिलाओं को कुछ टिकट देना था, वो महिला नेतृत्व जो आगे बढ़ाना है भारतीय जनता पार्टी में, उसके तहत भी ये टिकट को आप देखें। एक और बात, आरक्षण की बात यहाँ आई है तो अब की बार आपकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का नारा है कि अब की बार 400 पार। इसको जो कांग्रेस है, आपका विपक्षी दल है, वह कहता है कि 400 पार का नारा यह इसलिए दे रहे हैं कि ये संविधान खतरे में आएगा, आरक्षण खतरे में आएगा, संविधान बदलने की बात करती है बीजेपी का अंदरूनी एजेंडा आरएसएस और बीजेपी का। तो इस पर आपके क्या विचार है? न तो कोई आरक्षण खत्म होना है, आरक्षण जो स्थिति में है वही चलेगा। कोई भारतीय जनता पार्टी इसका कोई एजेंडा नहीं है, अंदर का कोई एजेंडा नहीं है। 400 पार का नारा ये देकर देश की ऐसी कई योजना के माध्यम से या ऐसे कई संविधान के माध्यम से, राम मंदिर बना, आपने देखा कोई
कुछ हुआ, 370 हटी, कहीं कुछ विवाद, किसी प्रकार का कोई दंगा वंगा कुछ भी हुआ नहीं हुआ ना, और 400 पार हो जाएगी तो जो कुछ ऐसे संविधान में कुछ ऐसे परिवर्तन होना है, जो 2-3 चीज़ें बाकी रह गई, उनका परिवर्तन हो गया, अपना देश परम वैभव पे पहुँचे। भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा देने का मेन कारण है कि 2047 तक भारत देश विकसित भारत बने, और देश का आज हम आर्थिक रूप से संपन्न विश्व के अंदर हमारी 5वीं शक्ति आर्थिक रूप से मजबूत है, हम तीसरे स्थान पर भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का यही उद्देश्य है कि हमारा भारत देश परम वैभव पे पहुँचे, भारत देश महाशक्तिशाली बने, उसमें महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिला का कल्याण हो, गरीब किसान का कल्याण हो, और गरीबों का कल्याण हो, युवाओं का उत्थान हो। इन सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है। मतलब इस प्रकार की जो बातें चल रही है कि 400 पार से संविधान खतरे में आएगा, आरक्षण खतरे में आएगा, ये सब निराधार बातें हैं विपक्ष की। रतलाम लोकसभा में आते हैं कि अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, इसमें हमारी जो रतलाम लोकसभा सीट है, इसमें 4 विधानसभाएं जो हैं वो कांग्रेस और अन्य दल के पास है। सेलाना में एक बाप पार्टी के विधायक हैं, आदिवासी समाज से आते हैं। झाबुआ में विक्रांत भूरिया है, वैसे ही 2 अन्य थानला जोबट में भी जो है कांग्रेस है, बाकी पे 4 पे बीजेपी रही है। तो ऐसे में आपका क्या मानना है कि किस तरह से आप, मतलब 50-50 अगर विधानसभा के हिसाब से देखें तो 50-50 वोटिंग का मामला है, तो कैसे आप इसको कवर करेंगे? झाबुआ, अलीराजपुर, इन क्षेत्रों से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? देखो, अलीराजपुर से तो नागर सिंह जी खुद वहाँ के निवासी हैं, प्रत्याशी भी निवासी है, तो हम अलीराजपुर भी जीत रहे हैं, हम जोबड़ भी जीत रहे हैं। झाबुआ में हम फाइट करेंगे और संभव हुआ तो झाबुआ से भी हम लीड प्राप्त करेंगे। थानला पेटलावद में भी भारतीय जनता पार्टी का बढ़िया काम चल रहा है, और जिस प्रकार से निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। हमने लोकसभा चुनाव, आप देखिए कि लोकसभा का पहला, इसके पिछला वाला लोकसभा का चुनाव था, वो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का जो चुनाव था पिछला वाला, उसमें हम 28,000 से माइनस थे। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भिड़ गया था और हम 1900 वोटों से माइनस थे। रतलाम और रतलाम ग्रामीण पहले भी भारी बहुमतों से जीते थे और अभी भी भारी बहुमतों से जीतेंगे। और जो सेलाना की बात कर रहे हो कि सेलाना भी हम इस स्थिति में पहुंचेंगे जो हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर लग गया है, प्रत्येक कार्यकर्ता भिड़ा हुआ है बिल्कुल पूरी ताकत से कि भारतीय जनता पार्टी को ये लोकसभा की सीट हमको जीतना है किसी भी भाव से। क्योंकि कांतिलाल जी 5 बार सांसद बन चुके हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे मध्य प्रदेश शासन में, केंद्र में भी कैबिनेट मंत्री रहे आप। उसके बाद रतलाम की इन 3 विधानसभाओं में उन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया। नहीं तो आप लोग तो रतलाम की विधानसभा के तीनों विधानसभा में वोट कांतिलाल जी भूरिया को वोट भारतीय जनता पार्टी या अन्य लोग क्यों दें? क्योंकि कोई विकास के काम नहीं हुए। आप 5 साल के कार्यकाल देखो, कोई ऐसी बड़ी योजना बता दो। आज विकास के काम में देखेंगे तो 8 लेन भारतीय जनता पार्टी की देन है। पूरी संसदीय क्षेत्र में देख लो, हमारी तीनों लोकसभा में देख लो कि 4 लेन का निर्माण हुआ। अनेक विकासों काम के साथ साथ अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति की सेवा करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही। केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हो, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हो, या उज्ज्वला गैस के माध्यम से हो, और अनेक योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को बने को 6 महीने हुए, 5 महीने हुए, लेकिन 5 महीने में आपने देखा होगा लगातार विकास के काम करो। और माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी कहीं किसी क्षेत्र को नहीं छोड़ रहे। उनका प्रत्येक दौरा प्रतिदिन 6 जिलों में 7 जिलों में जाकर वो प्रचार प्रसार भी करो। और भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लोगों ने भ्रम फैला दिया था कि चुनाव के बाद लाडली बहना योजना खत्म हो जाएगी, बंद कर देंगे, लेकिन लगातार लाडली बहना की योजना चल रही है। और कल किस समय के पहले डल रही है। कल फिर मुख्यमंत्री जी जब रतलाम आए थे तो दोनों सभाओं में उन्होंने बोला कि ये गलतफहमी कांग्रेस फैला रही है और कहीं से कुछ भी लाडली बहना की योजना कोई बंद नहीं होगी। जितनी योजनाएं चल रही है सरकार की, प्रदेश सरकार की, वो सारी यथावत चलती रहेगी और पैसे की भी कहीं कोई कमी नहीं आएगी। मुख्यमंत्री जी की बात किए तो मुख्यमंत्री जी जो हैं लगातार अपनी 2-3 सभाओं में, अपने भाषणों में कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का उल्लेख कर चुके हैं। तो इसको लेकर आपका क्या विचार है? देखो, हिंदुस्तान है, भारत देश हमारा है, सनातन संस्कृति का देश है। और सनातन संस्कृति की इसमें हमारा ये कहना है कि अगर किसी समाज की या किसी समुदाय की कोई चीज़ है तो वो सतही उनको मिल जाना चाहिए। और हमने तो न्यायालय से फैसले करा रहे हैं। राम मंदिर का भी इतना करा, इन्होंने कहा कि राम प्राकृतिक है, राम है ही नहीं,
और उसके बाद क्या हुआ, आज राम मंदिर बन गया, भव्य राम मंदिर, दिव्य राम मंदिर बन गया। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो गई, देश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ। इनके मुस्लिम समाज के भी लोग जो आज पढ़े लिखे हैं, उनका भी यही कहना है कि जो जिस समाज की जो चीज़ है वो उनको दी जाए। औरंगजेब आए थे और उन्होंने तोड़फोड़ करी, और जहाँ मंदिर थे उन सबको तोड़ाफोड़ी करी। और आज पुराने उससे देखेंगे तो आप अगर खुद ही कर रही, कहीं भी कुछ चल रही है तो वो पुराने सनातन धर्म की चीज़ें निकल रही, सनातन समाज की निकल रही, तो वो जिनकी है उनको दे दी जाए। और कृष्ण भूमि तो सनातन लोगों की है, कृष्ण भगवान का जन्म जेल के अंदर हुआ था, तो ये सारी चीज़ें जो आज दिख रही है तो ये तो होना चाहिए। मतलब कृष्ण भूमि पर भी कहीं ना कहीं फैसला आना चाहिए और हिंदू पक्ष में आना चाहिए, ऐसा आपका मानना है। अयोध्या राम मंदिर की बात की तो अयोध्या राम मंदिर जो है उसका फैसला आ चुका था बनकर, उसका भव्य अभी जो है लोकार्पण भी हो चुका है, काफ़ी कुछ राममय माहौल पूरे देश भर में था। विधानसभा चुनाव हुए तब भी राममय माहौल था। कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्र जो हमारी लोकसभा में आता है वहाँ ये फैक्टर नहीं चल पाया बीजेपी का राम मंदिर वाला, या क्योंकि तब भी राम मंदिर था फिर भी सेलाना में जो है कांग्रेस का गढ़ रही सेलाना, मगर वहाँ से मोदी लहर में संगीता चारेल जी जीती थी। उसके बाद में लगातार जो है हर्ष विजय गहलोत जी जीतता है, लेकिन इस बार कमलेश्वर डोडियार ने वहाँ से बाजी मारी। इसके अलावा 3 सीटें अन्य कांग्रेस के हाथ में। तो क्या आदिवासी समाज क्षेत्रवाद, अपनत्व और भावनात्मक रूप से वोट देता है, इस पर आपका क्या विचार है? देखो, आदिवासी समाज जो है वो एक उसमें पढ़े लिखे कम है, लेकिन आज की तारीख में जो युवा अपन देख रहे हैं कि आदिवासी युवा भाई जितने भी हैं जो पढ़ लिख कर एजुकेशन में आ गए, उनके आप विचार सुनोगे या उनको देखोगे तो राम मंदिर, और अभी हम देखते हैं कि राम मंदिर का जो माहौल हुआ था, ऐसा आदिवासी क्षेत्र में आप घूम के आओ, देखोगे एक भी मकान है, एक भी टापरा ऐसा नहीं था या ऐसी एक भी चीज़ नहीं थी जहाँ राम भगवान का झंडा नहीं लगा था। और वो सनातन समाज कांग्रेस के द्वारा उनको बरगलाया गया कि आपका ये कर देंगे, आपका ये कर देंगे, आपको मानना नहीं चाहिए, हमारे देवी देवता दूसरे हैं। लेकिन उन देवी देवताओं के अलावा भी आज आदिवासी समाज सनातन समाज को मानने वाला समाज है, और सनातन समाज की जो रीति नीति है और उनके शादी ब्याह है, उनके जो कामकाज है, उन सब में भी वो सनातन समाज की पद्धति से ही वो कार्य कर रहा है। और ऐसा कहीं भी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई मतलब राम का फैक्टर अभी भी है और राममय माहौल हमेशा रहेगा भाजपा के लिए फ़ायदेमंद। देखो, राममय है, राम राज्य, जब हम राम राज्य की कल्पना करते हैं और हम राम राज्य की बात करते हैं, तो जब राम राज्य की कल्पना करना है तो राममय तो देश है ही सही। राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारी विशेषता है, राम हमारा ग्रंथ है, राम एक विचार है। राम के विचारों और राम को लेकर चलने वाले और राम की बात करने वाले में क्या बुराई है? मतलब ये तो हो गया राम मंदिर और राम को लेकर जो है चुनावी मुद्दा। एक आपके सांसद प्रत्याशी और उनके पति जो वन मंत्री हैं नागर सिंह जी, उनके ऊपर कांग्रेस लगातार हमले कर रही है। डॉक्टर विक्रांत भूरिया जो है उनको पहले डाकू डकैत बता चुके हैं, उनके परिवार पर आक्षेप लगा चुके हैं। फिलहाल अभी हाल ही में एक रेप कांड हुआ था, उसमें भी उनके परिवार का नाम उछाला गया। तो इन सब को लेकर आप क्या सोचते हैं, इसका चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा? इसमें कोई चुनावी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरा कहना है कि यदि कोई डाकू है, जो आप कांग्रेस के प्रत्याशी के पुत्र जो खुद विधायक भी है, इस चुनाव में एक जो भाषाएं बोलना चाहिए वो इस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, मतलब वो डर रहे हैं, उनकी ज़मीन खसक रही है, वो चुनाव हार रहे हैं, इसके कारण इस प्रकार के मुद्दों को ला रहे हैं। भैया डाकू है, आप कह रहे हो डाकू है, कोई डाकू को 5-5 बार चुनाव जीताता है क्या? नागर सिंह 5 बार से वहाँ विधायक है। और कि आप 5 साल पहले अपना गिरिबंद झाँक ले देख के कि क्या स्थिति है और क्या नहीं है। बेटा नंबरी, बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी। मतलब इस प्रकार से आरोप का कोई प्रभाव चुनाव पे? आम जनता के बीच में इस प्रकार की कोई भी बात चर्चा नहीं है, केवल वही चर्चा चला रहे हैं और वो उन्हीं के मुंह से बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक कहा जाता है इस लोकसभा सीट पर कि कांतिलाल भूरिया वो खुद बोल चुके हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, यही कहकर वो इस चुनाव में उतरे हैं सिंपत्ति के तौर पर। तो कांतिलाल भूरिया के बारे में एक बात कही जा रही है कि उनके राजयोग बड़े प्रबल हैं, कि जब मोदी लहर में दिलीप सिंह जी भूरिया जो हैं वे मैदान में उतरे थे और 1.5 साल में उनका
आकस्मिक निधन हो जाता है, जिसके बाद में उपचुनाव होते हैं। उनकी बेटी जो है निर्मला भूरिया मौजूदा दौर में मंत्री हैं कैबिनेट की प्रदेश सरकार में, तो पुनः निर्मला भूरिया को डिफीट करके वे पुनः सांसद बनते हैं। लेकिन वापस गुमान सिंह डामोर जो विधायक का चुनाव लड़ते हैं, भाजपा उनको सांसदी के लिए उतारती है और वो जीत के आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस पुराने दौर को देखकर कहा जाता है कि यार कांतिलाल जी का जो है राजयोग बड़ा प्रबल है। और एक और बात कही जाती है इस लोकसभा सीट पर कि भाजपा ने अब तक चुनाव में 17 बार के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, इसमें जब भी महिला प्रत्याशी 2 बार महिला प्रत्याशी भाजपा ने उतारी, उसको सफलता हासिल नहीं हुई। और कांग्रेस ने एक बार जमुना देवी को मौका दिया था, जिसमें वे जीत कर आई थी कांग्रेस की सीट से। लेकिन भाजपा ने जब भी महिला प्रत्याशी उतारी है, अब तक 5 बार महिला प्रत्याशी उतरी हैं, लेकिन भाजपा की महिला प्रत्याशी को मौका नहीं मिला है और कांतिलाल भूरिया के राजयोग प्रबल है। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखो, राजयोग प्रबल होना, राजनीतिक में राजयोग प्रबल होना या जादू टोने से चुनाव जीतना, ये कुछ इसमें राजनीति में चलता नहीं है। और कांतिलाल भूरिया जी अगर राजयोग प्रबल है तो मेरा तो यही कहना है कि राजयोग प्रबल है, तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि हमारा आखिरी चुनाव है? आखिरी चुनाव जब बोलता है कि जब आदमी घबराहट रहती है तो बोल रहा है कि आखिरी चुनाव मेरे को आप जिता दो, हम आखिरी चुनाव ही है उनका। इसके बाद वो प्रॉपर ही घर जमा हो जाएंगे, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है और कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं है। और जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि महिला आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर महिला भाजपा की ओर देख रही है और भाजपा के साथ है पूरी ताकत से। और जब महिला शक्ति को, मातृशक्ति को जब ये पता है कि हमारी उम्मीदवार महिला है, और आज जो मोदी जी को महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से हो, प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से हो, या केंद्र की सरकार से, और माननीय मोदी जी ने 33% का आरक्षण दिया, उससे ऐसा कुछ कहीं नहीं लगता कि उम्मीदवार कोई भी हो, महिला हो कि पुरुष हो, अगर उम्मीदवार अच्छा है तो 100%। कांतिलाल जी की पूरी स्लेट लिखी हुई है कि कितने टाइम सांसद रहे, उन्होंने क्या क्या विकास के काम किए, क्या क्या करा। और हमारी अनीता बहन का अभी काम किसने देखा नहीं है, उनका काम देखेगी। और बढ़िया सशक्त पढ़ी लिखी बुद्धिजीवी है। एक आप सोच लो कि MA, LLB, LLM और डॉक्टरेट, मतलब आदिवासी महिला को अगर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, आदिवासी बनना, हमने पुरुष को नहीं देते, और भी लोग थे, लेकिन एक आदिवासी परिवार की बेटी को जो नीचे से उठ के रही, अगर उसको उम्मीदवार बना दिया, तो ये इनकी क्यों घबराहट हो रही है? इनका भाग्य देखता है, किसका भाग्य चलता, देखो परिणाम आएगा 4 जून को, जब देखेंगे किसका भाग्य रहेगा। 4 जून को परिणाम आएगा। रतलाम में 13 मई को वोटिंग है, आज से 5 दिन बचे हैं। लगातार जो 4 चरणों के चुनावों में अभी तक देखा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज डाउन हो रहा है, मतलब वोटिंग जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए उस हिसाब से हो नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज घटता है तो कहा जाता है कि भाजपा को नुकसान होता है। और इसी चिंता को लेकर अमित शाह प्रदेश में अपनी बैठक ले चुके हैं बड़े नेताओं के साथ में। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भी मंत्री हैं जिनके लोकसभा सीट उनके अंडर में आती है, वे इस पर विचार करें, वरना मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा, नए को मौका दिया जाएगा। हमारी रतलाम लोकसभा सीट मुझे लगता है संभवतः पहली ऐसी सीट होगी जिसमें 3 मंत्री हैं। रतलाम शहर से चेतन काश्यप जी, पेटलावाद से निर्मला भूरिया जी, और खुद जो है सांसद प्रत्याशी के पति हैं, कैबिनेट में 1 मंत्री हैं नागर सिंह जी। तो 3 मंत्रियों की साख इस सीट पर लगी है। अब ऐसे में वोटिंग परसेंटेज को लेकर आपकी क्या रणनीति है? क्योंकि कहा जाता है कि जहां डाउन होता है वहां पर भाजपा को नुकसान है। वो पहले का लोग सोचते थे कि यार कम वोट में कांग्रेस जीतती है और अधिक वोट में, अधिक परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी जी। आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारा प्रयास है कि आप देखो कि अभी जो 7 तारीख वाला चरण हुआ, इसमें मतदान हुआ, अच्छी स्थिति में आ गया। कहीं 1-1.5% की कमी आई है, तो वो मौसम के अनुसार है, गर्मी गिर रही है, थोड़ा ये होता। और इस परसेंटेज में कांग्रेस मुगालते में है। कांग्रेस का जो वोटर है वो कांग्रेस से इतना उग चुका है कि वो वोट डालने नहीं जा रहा। उसकी मानसिकता ये रहती है कि मेरे को भाजपा को वोट नहीं देना है, वो नहीं दे रहा हमको। और वो कांग्रेस को भी देने के लिए, कांग्रेस को देना नहीं उसको, कि क्या करेंगे इसको दे के वोट खराब करना। इसलिए कांग्रेस का जो वोट है वो घर से नहीं निकल रहा। भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो बराबर वोट डालने जा रहा है। और हम कम मतदान में भी और अधिक मतदान में भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। मतलब आपको पूरा विश्वास है, पूरे आप मतलब
कॉन्फिडेंट हैं कि भाजपा जो है परचम लहराएगी। गुमान सिंह डामोर के बाद में फिर भाजपा की अनीता नागर सिंह चौहान इस सीट से सांसद रहेगी। तो ये थे प्रदीप उपाध्याय जी, जिन्होंने अपनी भाजपा की रणनीति बताई, किस तरह से वह चुनावों को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, साथ ही जो आरोप प्रत्यारोप विपक्ष के द्वारा किए जा रहे हैं उनका कितनी सच्चाई है, कितनी उनमें झूठ है, ये भी बताया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका अमूल्य समय देने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।